गुड इवनिंग। एमए फाइनल के पेपर सेकंड लेबर इकोनॉमिक्स का आज का टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है श्रम बाजार के सिद्धांत, तो सबसे पहले कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि श्रम बाजार क्या होता है। जैसे मैं मेरे अर्लियर जो लेक्चर्स हुए हैं जो मैंने आपको भेजे हैं उसमें मैंने आपको स्पष्ट किया है कि लेबर क्या होता है और लेबर बाज़ार क्या होता है। फिर भी मैं संक्षिप्त में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार होता है उसी प्रकार से श्रम बाज़ार भी होता है। बाज़ार वो स्थान होता है जहाँ पर कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। इसी प्रकार से साधन बाज़ार भी होता है। साधन बाज़ार भी होता है जहाँ पर साधनों का क्रय और विक्रय किया जाता है ना। तो जो श्रम है, श्रम क्या है बेटा? श्रम भी एक प्रकार का साधन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक जो साधन होता है वो हमारा लेबर भी है। तो जहाँ लेबर का क्रय और विक्रय किया जाता है उस स्थान को हम श्रम बाज़ार के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये श्रम बाज़ार का काम क्या होता है? श्रम बाज़ार में हमें रोजगार का निर्धारण करना होता है, साथ ही जो मजदूरी की दर हैं उनका भी निर्धारण होता है। यानी कि श्रम बाज़ार में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि वहाँ पर श्रम का क्रय और विक्रय किया जाता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लेबर। सेकेंड वन इज़ जहाँ पर कि वेज रेट का निर्धारण किया जाता है, मजदूरी की दरों का निर्धारण होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रोजगार का निर्धारण किया जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें मिलकर ही श्रम बाज़ार का निर्माण करते हैं, है ना। तो अब जब हम श्रम बाज़ार की बात करते हैं तो हम जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं, हमारे लिटरेचर की बात करते हैं, तो इसमें हमारे सामने तीन प्रकार की जो थेरीज़ हैं वो प्रचलन में हैं। नंबर वन इज़ क्लासिकल थेरी ऑफ लेबर मार्केट, या फिर कह लीजिए प्रतिष्ठित सिद्धांत। दूसरा है नियो क्लासिकल और तीसरा है मॉडर्न। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट या प्रतिष्ठित सिद्धांत। जैसे कि हम प्रतिष्ठित सिद्धांत की जब बात करते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो समय था वो था 1776 से लेकर 1929 तक का जो समय था उसे हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अनुसार उनके द्वारा जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे अर्थशास्त्र के नियम हैं और जो हमारे अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांत हैं वो लिखे गए हैं या जो भी उन्होंने बनाए हैं वो आज भी उतने ही रेयर हैं, यूनिक हैं। और आज भी जब हम हमारे अर्थशास्त्र के कोई भी सिद्धांत या अवधारणाओं का जब निर्माण करते हैं तो उनसे मार्गदर्शन लेकर ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उन्हें क्लासिक या फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है वो किन्हीं मान्यताओं के ऊपर आधारित है। वो मान्यताओं के आधार पर ही उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों की रचना की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है पूर्ण रोजगार की स्थिति। जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि एक अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। बेरोजगारी की स्थिति काल्पनिक स्थिति होती है। उनके अनुसार मजदूरी की दर जो होती है वह स्वतः ही बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित हो जाती है। और जो बाजार की जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? दो शक्तियां होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि पूर्ति और मांग। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के अकॉर्डिंग के द्वारा अपने आप ही बाजार में संतुलन स्थापित हो जाता है। और जहाँ संतुलन स्थापित होता है वहीं पे मजदूरी की दर और आपके रोजगार का निर्धारण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। क्लासिकल्स का मानना था कि किसी भी प्रकार का अति उत्पादन नहीं होता है अर्थव्यवस्था में। जब अति उत्पादन नहीं होता है तो कोई चीज़ का वेस्टेज नहीं होगा। उसके अनुसार क्या होगा? अपने आप ही बेरोजगारी नहीं होगी, है ना। और
एक जो महत्वपूर्ण जो नियम था, जो आधारभूत नियम है क्लासिकल्स का, वो है सेल्स का नियम। जेबीसे का जो नियम है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितना भी उत्पादन किया जाता है उसके अनुसार एक अर्थव्यवस्था में अपने आप ही मांग का सृजन हो जाता है, और जितना भी पूर्ति हुई है, जितना भी उत्पादन हुआ है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो इसलिए ना तो अति उत्पादन होता है और ना ही बेरोजगारी की समस्या होती है। जो हमारा क्लासिकल थ्योरी है, इसके 3 महत्वपूर्ण भाग हैं या चरण हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है डिमांड फॉर लेबर, यह श्रम की मांग। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि श्रम की मांग क्या होती है। जैसे कि हम एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड, और डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड भी हमने पढ़ा है। और डिमांड का क्या नियम है, डिमांड और कीमतों का किस तरीके का संबंध होता है। उसी प्रकार से जैसे हम कमोडिटी मार्केट की बात कर देते हैं, यहाँ पे हम साधन बाज़ार की बात करते हैं, और साधन बाज़ार में भी उसी के समान कमोडिटी बाज़ार के समान ही मांग और वेज रेट का संबंध होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है। अगर मजदूरी की दरें बढ़ती हैं तो मांग घट जाती है, और अगर मजदूरी की दरें घटती हैं तो मांग बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारा श्रम का मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपसे डायग्राम शेयर कर रही हूँ। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर लेबर या रोज़गार है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास वेज रेट है। अगर हम वेज रेट बढ़ाते हैं तो हमारा रोज़गार का स्तर घट जाता है, हमारी डिमांड घट जाती है, और अगर हम वेज रेट घटाते हैं तो हमारा रोज़गार का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम जो बात करते हैं, हम श्रम की मांग वेज रेट्स पे तो आधारित होती है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण भाग है, वो है सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सीमांत भौतिक उत्पादकता। आप किसी जब साधन को उपयोग में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसकी बेटा उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कार्यशील, वो कितना कार्य कर सकता है, उसमें कितनी क्षमता है, उसकी क्षमता की बात करेंगे। अगर उसकी क्षमता ज़्यादा है, उत्पादकता ज़्यादा है, तो उसकी मांग भी ज़्यादा होगी। अगर उत्पादकता कम है तो मांग भी कम होगी, और अगर उत्पादकता ज़्यादा है तो उसकी मजदूरी की दरें भी ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा मांग करेगा, और अगर उत्पादकता कम है तो उसकी मांग भी कम होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सीमांत वर्ड का मतलब आप सभी जानते हैं, मार्जिनल मतलब एडिशनल। अगर मान लीजिए 100 या 10 श्रमिक मिलके 110 यूनिट का उत्पादन करते हैं, और हम 11वां मजदूर भी कार्य पे लगा देते हैं, तो उस 11वें मजदूर की क्या उत्पादकता है, उसे ही हम सीमांत उत्पादकता कहते हैं। या हम भौतिक यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रमिक है वो एक ह्यूमन बीइंग है ना, ठीक है। अगर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, अगर वो मजदूरी की दरों से ज़्यादा है, तो ये कह लीजिए कि श्रम की मांग बढ़ेगी, यानी कि वेजेस से भी ज़्यादा हो गए अगर उसके उत्पादन, यानी कि वो और कार्य कर सकता है ना, उसकी क्षमता अधिक है, तो क्या होगा, हमारी मांग बढ़ेगी श्रम की। और अगर जो हमारी सीमांत उत्पादकता है वो वेजेस से कम है, इसका मतलब क्या है कि उत्पादनकर्ता को घाटा हो रहा है ना, हानि हो रही है, उसकी उत्पादकता कम है तो भी वो उसे ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर घट जाएगी, है ना। और यानी कि वेजेस किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर। एक जो उत्पादन करता होता है वो वेजेस कहाँ निर्धारण करना चाहता है, जहाँ पर कि श्रम की जो उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता, वो उसकी वेजेस के बराबर हो, ठीक है। श्रम की पूर्ति, अब श्रम की पूर्ति कौन करता है, वो श्रमिक वर्ग करेगा, मजदूर करेंगे। और श्रम की पूर्ति और वेज रेट्स में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। अगर वेजेस बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, लोग बाग ज़्यादा काम करने के इच्छुक होंगे, और अगर वेजेस कम होंगी तो श्रम की पूर्ति ऑटोमेटिक कम होगी, लोग बाग कम काम करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। जैसा कि आप ये मेरे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो श्रम की पूर्ति वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर श्रम की मजदूरी दर बढ़ती है तो रोज़गार का स्तर भी बढ़ रहा है, मजदूरी दर घट रही है तो रोज़गार का स्तर भी घट रहा है ना।
ठीक है। फिर आता है संतुलन, जहाँ पर ये श्रम की मांग और पूर्ति का दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ई बिंदु पर उसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। आप ये देखिए डायग्राम में, ये DL और SL दो हमारे श्रम की मांग वक्र और श्रम की पूर्ति वक्र है। दोनों ने इंटरसेक्ट किया ई बिंदु पर। यहाँ पर DL = SL है, यहाँ पर रोजगार का स्तर ON है और जो मजदूरी की मांग है वो OWP के बराबर है। ये जो ई बिंदु है ये संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, सामंजस्य की स्थिति को दर्शाता है और ये इसी पॉइंट पर हमारे रोजगार और मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो क्लासिकल्स की जो थ्योरी है वो ये हमें बताती है कि यहाँ पर कोई भी बेरोजगारी की समस्या नहीं है, कोई अति उत्पादन की समस्या नहीं है, ठीक है। और जो वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट है उसका निर्धारण एक साथ डिमांड और सप्लाई की जो शक्तियाँ हैं उनके द्वारा स्वतः ही निर्धारण हो जाता है बाज़ार में, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपके सामने क्लासिकल थ्योरी रखी है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ आपकी क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं, और मैं जो असाइनमेंट्स दे रही हूँ डेली के आप उसे करें, ठीक है। हम इसके आगे जो थ्योरी है वो मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी।